हेलो दोस्त, आपका स्वागत है एमएस आर्ट्स क्लासेस में। मैं लालजीत कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज 10th क्लास हिंदी भारत माता कविता का प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। यदि आप अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखें, क्योंकि इसमें वीवीआई प्रश्न एवं उसका उत्तर है जो बिहार बोर्ड के पैटर्न पर आधारित है। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। भारत माता कविता है। इस कविता का प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। यहाँ प्रश्न ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, कुछ सब्जेक्टिव हैं। पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करते हैं। पहला सवाल है आपका, भारत माता कविता के कवि कौन हैं? भारत माता कविता के कवि कौन हैं? भारत माता कविता है और इस कविता को लिखने वाले कौन हैं? भारत माता कविता के कवि कौन हैं? तो भारत माता कविता के कवि सुमित्रा नंदन पंत हैं, जो छायावादी कवि हैं। अर्थात सुमित्रा नंदन पंत जो थे एक छायावादी कवि थे। छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। यहाँ से सवाल आएगा कि भारत माता कविता के कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत किस तरह के कवि थे? तो छायावादी कवि। इस तरह से प्रश्न पूछेगा और जवाब होगा। दूसरा सवाल है, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था? सुमित्रा नंदन पंत भारत माता कविता को लिखे हैं, तो सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ? किस क्षेत्र में, किस जगह पे सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ? तो आप पहला वीडियो में देख चुके हैं। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कौसानी नामक गांव में हुआ, जो अल्मोड़ा जिला उत्तरांचल उत्तराखंड में पड़ता है। मतलब सुमित्रा नंदन पंत का जो जन्म हुआ है कौसानी नामक स्थान पे हुआ है, और वह कौसानी नामक जो स्थान है अल्मोड़ा जिला उत्तराखंड उत्तरांचल में पड़ता है। इसी कौसानी नामक स्थान पे सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ। आपका सवाल का आंसर हो गया कौसानी। अगला सवाल है, पंत जी के जन्म के कितने घंटे बाद उनकी मां की मृत्यु हो गई? सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कौसानी नामक स्थान पे हुआ। उनका जब जन्म हुआ तो उनकी मां की मृत्यु हो गई, और उनकी जो मां की मृत्यु हुई है 6 घंटे बाद हुई। मतलब जब इनका जन्म हुआ, जन्म होने के बाद 6 घंटे हुई। 6 घंटे होने के बाद क्या है कि इनकी मां की देहांत हो गई, मतलब इनकी मां की मृत्यु हो गई। अर्थात कहने का मतलब है कि जब सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ और जन्म के ठीक 6 घंटे बाद उनकी मां मर गई, तो सवाल यहाँ आया कि पंत जी के जन्म के कितने घंटे बाद उनकी मां की मृत्यु हो गई। तो 6 घंटे के मतलब बाद यानी उनकी मां मर गई। उनकी मां का जो नाम था यानी सरस्वती देवी, और उनके पिता का नाम गंगादत्त पंत था। अगला सवाल है, पंत जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से शुरू हुई? कह रहा है जब सुमित्रा नंद कुछ बड़े हुए और फिर शिक्षा से जुड़े, पढ़ाई लिखाई शुरू की। मतलब शुरू किए तो उनकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से शुरू हुई, कहाँ से पढ़ना शुरू किए? तो वह गांव से, जो गांव का नाम क्या था? कौसानी। मतलब पंत जी की जो पढ़ाई लिखाई की शुरुआत हुई वह गांव से, पंत जी गांव से पढ़ना शुरू किए।
अर्थात पंत जी की प्रारंभिक शुरुआती शिक्षा गांव से हुई। अगला सवाल है आपका, कविता में कवि भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत करता है। मतलब कविता आपने पढ़ा भारत माता, इस भारत माता में कवि जो है भारत का कैसा चित्र दिखाया है, इस चित्र को यानी किस शब्द में बोलते हैं उसे बताइए। तो ये यथा तथ्य, अर्थात कविता में कवि भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत करता है, तो यथा तथ्य अथा तथ्य के रूप में, यानी इसमें भारत का चित्र दिखाए हैं कवि सुमित्रानंदन पंत। फिर आपने कविता यानी कविता को देखें, कविता को पढ़ें, तो वहां पे क्या क्या पढ़ें, उसमें से कुछ VVI सवाल है उसको यहाँ पे लिखा गया है। पहला है कि भारत माता कहाँ निवास करती है। मतलब ये कविता से सवाल है, ये जो है कवि के जो यानी परिचय है उससे संबंधित कुछ सवाल जो कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। लेकिन फिर क्या, कविता शुरू हुई, उस कविता में कहाँ कहाँ से सवाल आने का चांस है, उस सवाल को यहाँ पे यानी लिखा गया है और उसका प्रश्न को लिखा गया है। यहाँ देखिए कह रहा है उसका प्रश्न और उत्तर दोनों लिखा गया है। कह रहा है भारत माता कहाँ निवास करती है, तो गांव में। मतलब आपने पढ़ा कि भारत माता गांव में निवास करती है, क्योंकि गांव में अधिकांश भूमि है, यहाँ के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, प्रेम से सच्चाई की भावना लोगों में होती है, इसलिए भारत माता गांव में निवास करती है। तो आंसर आपका हो गया गांव। भारत माता कहाँ निवास करती है, गांव। मिट्टी की मूर्ति के समान यानी उदासीन कौन है। मतलब क्या है कि ये सारे चीज गांव में होता, लेकिन क्या है जब भारत गुलाम था उस समय यहाँ के लोग, यहाँ की जनता परेशान थे, ये न परेशान थे, भारत माता परेशान थी और उदासीन क्योंकि उदासीन थी, मतलब भारत माता क्योंकि अंग्रेज अत्याचार कर रहा था, यहाँ के लोगों का शोषण कर रहा था। तो उस समय हमारी भारत माता क्या है, यानी मिट्टी की मूर्ति के समान बनी हुई थी, उदासीन बनी हुई थी, यानी उदासीन बनी हुई थी। तो वही सवाल है कि मिट्टी की मूर्ति के समान यानी उदासीन कौन, मतलब कौन है, कौन मतलब उदासीन थी, तो भारत माता। भारत माता अपने ही घर में क्या बनी हुई है। मतलब आपने ये भी पढ़ा कि भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई है, यानी ऐसा है आपने पढ़ा। तो क्या है कि जब भारत माता क्या है कि अपने ही घर में प्रवासिनी बनी है, ऐसा मतलब आया था। तो यहाँ से क्या है कि जब अंग्रेज अत्याचार करता था, अर्थात भारत गुलाम था, अंग्रेज अत्याचार करता था, यहाँ के लोगों पर अत्याचार करता था, यहाँ के लोगों का अपनी भूमि, अपना घर, अपनी खेती, सारे चीज अपना था, लेकिन दूसरे के यानी नियम कानून और दूसरे की यानी इशारे पर लोग चलते थे, इसलिए यानी कहा कि यानी प्रवासिनी बेगानी एक नौकरों जैसा बना हुआ है। तो भारत माता अपने ही घर में क्या बनी हुई, तो वही से सवाल आया प्रवासिनी, मतलब अपने ही घर में, मेरा ही घर, हम अर्थात हमारे ही घर है, सब चीज हमारे ही है, लेकिन फिर भी दूसरे के अधीन में हम काम कर रहे हैं, दूसरे के इशारे पे चल रहे हैं, तो उसे को क्या बोलते हैं, प्रवासिनी बेगानी। तो प्रवासिनी बनी हुई है हमारी भारत माता। अगला सवाल है, गुलामी के समय भारत की जनसंख्या कितनी थी। मतलब जब कविता लिखें कवि, उस समय गुलाम भारत था और उस समय यहाँ की जनसंख्या, यहाँ की जनता कितनी थी, यहाँ की जनसंख्या कितनी थी, उसको आपको बताना है। तो कविता में आया था यानी 30 करोड़ यहाँ की जनसंख्या थी जिस समय भारत माता कविता को कवि लिखे थे, उस समय यहाँ की जनसंख्या 30 करोड़ थी और उस समय भारत गुलाम था। अगला सवाल है, भारत की फसल किसके समान है। मतलब भारत की जो फसल है, भारत है का जो अन्न है किसके समान माना जाता है, तो सोने जैसा, स्वर्ण के समान, सोने जैसी फसल माना जाता है, क्योंकि यहाँ पूर्वजों से अधिक मात्रा में खेती, अधिक मात्रा में फसल हुआ करती और यह फसल सब जगह जाया करता, सब जगह यानी इसका मांग अधिक मात्रा में होता था, जिसके चलते यहाँ की फसल का महत्व बढ़ता था और यहाँ के जो फसल है काफी महंगे दाम में बिकती थी, जिसके कारण क्या है
यहाँ के फसल को सोने जैसा कहा जाता था, सोने जैसी फसल, अर्थात भारत की फसल किसके समान है, तो सोने जैसे मतलब स्वर्ण। अगला है चंद्रमा के समान किसे कहा गया, मतलब फिर क्या है कि यानी चंद्रमा के समान किसे कहा गया, तो चंद्रमा के समान भारत माता को कहा गया। कविता में आया क्या कि यानी चंद्रमा के समान भारत माता गर्षित हो गई, मतलब आया था कि एक टाइम ऐसा था कि जिस तरह से चंद्रमा रात में सभी को प्रकाशित करता है और सबको इंजोला देता है, जिससे कुछ आदमी कुछ काम करते हैं, ठीक उसी तरह से भारत माता क्या है, एक समय ऐसा था कि इसका सब जगह नाम गाम चर्चित और सबों को मतलब अच्छाई की ओर और सबको मदद किया करती। लेकिन क्या है, एक दिन यही राहु द्वारा ग्रसित हो गई, अर्थात अंग्रेज द्वारा ग्रसित हो गई, तो चंद्रमा के समान भारत माता को कहा गया। कौन ज्ञान मूढ़ बनी हुई है, मतलब ज्ञान मूढ़, ज्ञान में मूर्ख बनी हुई है, तो कौन है, तो भारत माता। आपने देखा कि ज्ञान में मूढ़, मूर्ख, असभ्य, अशिक्षित यहाँ के लोग बन गए थे। क्यों, क्योंकि अंग्रेज यहाँ आया, अत्याचार किया, लोगों को शिक्षा से वंचित किया, लोगों को यानी पढ़ाई लिखाई से दूर किया, लोगों को पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता था, जिसके कारण यहाँ के लोग क्या है, अशिक्षित हो गए, अनपढ़ हो गए। इसलिए कहा कि यानी ज्ञान मूढ़ बनी हुई कौन है, मतलब यानी मूर्ख कौन बनी हुई है, तो भारत माता। अब है कुछ लघुतरीय प्रश्न है, जो आपका जो सवाल है वह किताब में प्रश्न जो है उसी प्रश्न को लिखा गया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सवाल है आपका पहला, भारत माता कहाँ निवास करती है और क्यों, मतलब भारत माता कहाँ निवास करती है, भारत माता कहाँ निवास करती है और क्यों। लघुतरीय यह प्रश्न है, और लघुतरीय प्रश्न 2 अंक 2 नंबर का मतलब होता है। उसी प्रश्न को यहाँ लिखा गया है, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहला है आपका, भारत माता कहाँ निवास करती है और क्यों। आपने कविता में पढ़ा कि भारत माता शीर्षक है, इसमें भारत माता की चर्चा हुई है। भारत माता का अर्थ भारत की धरती, अर्थात इस कविता में पूरी भारत की धरती एवं भारतवासियों की चर्चा हुई। तो किस तरह से चर्चा हुई आपने पढ़ा, लेकिन यहाँ सवाल है, तो इसमें से आया था कि भारत माता गांव में निवास करती है, क्योंकि अधिकांश भूमि गांव में थी, और यहाँ जो गांव में है अधिक जनसंख्या में लोग रहते हैं, एक दूसरे को यानी मदद करते हैं, लोग प्रेम से रहते हैं, लोग सच बोलते हैं, दया की भावना होता है, जिसके कारण मदद करते हैं, और यहाँ तक कि यानी खराब परिस्थिति में अवश्य एक दूसरे को मदद करते हैं, जिससे पता चलता है कि भारत की अच्छी धरती, भारत के अच्छे लोग जो है गांव में निवास करती है, यानी अच्छे लोग, अच्छे जो जनता है गांव में मतलब रहते हैं, ऐसा कहने का मतलब यानी आया था आपका सवाल, आपका यानी जो है कविता में। तो वहीं से सवाल है कि भारत माता कहाँ निवास करती है और क्यों। तो यहाँ से इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे कि भारत माता गांव में निवास करती है, क्योंकि गांव के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, यहाँ के लोगों में सच्चाई, दया और करुणा की भावना कूट कूट कर भरी होती है। लोग संकट में एक दूसरे को मदद करते हैं, जिसके कारण कहा गया कि भारत माता गांव में निवास करती है। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर हुआ। दूसरा है आपका, कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि भारत माता का कैसा चित्र प्रस्तुत करता है। कविता आपने पढ़ा, उस कविता का प्रथम अनुच्छेद मतलब प्रथम जो पंक्ति है, उस पंक्ति में कविता का पहली जो पंक्ति है, उस पंक्ति में कवि जो है भारत माता का कैसा चित्र प्रस्तुत किया, मतलब पहली पंक्ति जो है कविता का, उस पहली पंक्ति में भारत माता का कैसा चित्र, किस रूप में वर्णन, किस रूप में बताया है कवि, उसी को लिखना है।
तो पहली पंक्ति आपने देखा तो पहली पंक्ति में था कि भारत माता गांव में निवास करती है, गांव वासनी है। इसका मतलब है कि पहली पंक्ति पहला अनुच्छेद में भारत माता को ग्रामवासिनी माना, ग्रामवासिनी के रूप में प्रस्तुत किया। और कैसा चित्र दिखाया, क्या दिखाया कि यानी अधिकांश जो भूमि है गांव में है, और क्या कि यहाँ की जो भूमि, यहाँ की जो धरती है, इस पर खेती होती है, हरी भरी फसल होती है, जो फसल भारत माता के श्यामले शरीर हैं। इस रूप में चित्रण मतलब किए थे, चित्र प्रस्तुत किया। और क्या किए थे कि कुछ भूमि जो है धूल धूसरित है, मैला कुचैला, जो फसल उत्पादन योग्य नहीं है, लेकिन वह भूमि भी क्या है, भारत माता का एक आंचल, एक इज्जत प्रतिष्ठा को ढकने में योगदान देता है, अर्थात आंचल के रूप में वह भूमि भी योगदान देता है। और क्या आया था कि जब इस तरह से भारत था, लेकिन क्या है, गुलाम जब था, भारत माता अंग्रेजों की जंजीरों में जकड़ी हुई थी, तो किस तरह से थी, तो मिट्टी की मूर्ति के समान थी, उदासीन थी, और क्या कर रही थी, रो रही थी, और गंगा यमुना की धारा के समान आंसू बहा रही थी। मतलब ऐसा आपने पढ़ा था। तो यहाँ से लिखेंगे, कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि भारत माता का, अर्थात भारत माता को ग्रामवासिनी के रूप में चित्र प्रस्तुत किया है। अर्थात कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि भारत माता को ग्रामवासिनी मानकर चित्र प्रस्तुत किया है। कवि कहते हैं कि भारत माता गांव में निवास करती है, क्योंकि अधिकांश भूमि गांव में है। गांव की खेतों में फैली हुई हरियाली भारत माता के श्यामले शरीर हैं, और धूल धूसरित मैला कुचैला भूमि भारत माता का आंचल है। जब भारत गुलाम था, हमारी भारत माता गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई थी, उस समय हमारी भारत माता मिट्टी की प्रतिमा के समान उदासीन होकर गंगा यमुना की धारा के समान आंसू बहा रही थी। ऐसा चित्र मतलब कवि ने भारत माता के बारे में प्रस्तुत किया था। यह इस आंसर हो गया। अगला सवाल है, भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है? मतलब भारत माता कहने का मतलब भारत की धरती, भारत के लोग अपने ही घर में प्रवासिनी, बेगानी, नौकरों जैसा मतलब क्यों बनी हुई है, किस कारण से? तो आप जानते हैं कि भारत पर अंग्रेजी हुकूमत कायम थी, अंग्रेज का हुकूमत चला करता था, यहाँ के लोग अंग्रेज के अनुसार चला करता था। यहाँ की धरती अंग्रेजों के अधीन में, दूसरे के अधीन में थी। यहाँ के लोगों का कोई वैल्यू नहीं था। यहाँ के लोगों को अंग्रेज मारता था, पिटता था, काम करवाता था, कर रहा है, और ऐसी स्थिति में यहाँ के लोग कुछ नहीं करता था। उसके विरोध में किसी तरह की बात नहीं कहा करता था। इसलिए कहा कि अपने ही घर में रहकर लोग बेगानी प्रवासिनी बनी हुई है, जो कि कुछ नहीं कह रहा है, इसलिए कहा हमारी भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई है। यहाँ से आंसर क्या हो गया कि भारत माता अपने ही घर में क्यों प्रवासिनी बनी है? तो लिखेंगे, भारत पर अंग्रेजी हुकूमत कायम थी, यहाँ की धरती दूसरे के अधीन अर्थात अंग्रेजों के अधीन थी, यहाँ के लोग दूसरे के अधीन थे, यहाँ के लोगों पर अत्याचार होता था, यहाँ के लोगों को अंग्रेज शोषण किया करता था। फिर क्या है, शोषण किया करता था, यहाँ के लोग दब कर मतलब यानी रहा करता था, दब कर रहा करता था, और अंग्रेजों के विरुद्ध में किसी तरह की आवाज, किसी तरह की बात नहीं बोला करता था। इसलिए कहा कि अपने ही घर में भारत माता प्रवासिनी, बेगानी बनी हुई है। अगला सवाल है, कविता में कवि भारतवासियों का कैसा चित्र प्रस्तुत करता है? कविता में मतलब कविता
में भारतवासियों का कैसा चित्र प्रस्तुत, मतलब आपने कविता पढ़ा और उस कविता में क्या है कि भारतवासियों का भी चित्र यानी खींचा गया, भारतवासियों का भी वर्णन किया गया, तो किस रूप में किए हैं उसी रूप को बताना है, किस रूप में कवि भारत के लोगों का चित्रण किए हैं बताना है। तो आपने देखा था कि जिस समय भारत गुलाम था उस समय भारतवासी की संख्या 30 करोड़ थी, 30 करोड़ लोग थे। तो 30 करोड़ लोगों का चित्र भी दिखाएं, क्या दिखाएं कि वे लोग नंगे बदन रहा करते थे, मतलब पूरे शरीर को ढकने के लिए कपड़े नहीं, आधे पेट खा कर रहते थे, मतलब यानी भोजन भी यानी नहीं मिल पाता था। और क्या है कि निहत्थे बनकर, मतलब किसी तरह का अस्त्र शस्त्र भी नहीं रख सकते थे। और क्या है, शोषित होकर दब दब करके जीवन यापन कर रहे थे यहाँ के लोग क्या है, असभ्य के रूप में अशिक्षित बनकर, मूर्ख बनकर जीवन यापन कर रहे थे। यहाँ के लोग बहुत ही गरीब हो गए थे। इस तरह यानी इस रूप में यानी कवि ने भारतवासियों का चित्र खींचा। तो यहाँ से लिखेंगे कि जिस समय भारत गुलाम था उस समय यहाँ की जनसंख्या 30 करोड़ थी। वे नंगे बदन, आधे पेट खाकर, शोषित होकर, निहत्थे बनकर, मूर्ख बनकर जीवन यापन कर रहे थे। इतना ही नहीं, यहाँ के लोग अशिक्षित, असभ्य बनकर रह रहे थे। गुलामी के बंधन ने पूरे भारतवासियों को गरीब बना दिया था। इस तरह अशिक्षित, अनपढ़, मूर्ख, आधे पेट खाकर, शोषित होकर, निहत्थे बनकर, निर्धन बनकर जीवन यापन कर रहे थे। अर्थात कहने का मतलब हो गया कि आधे पेट खाकर, शोषित होकर, मूर्ख, असभ्य, अशिक्षित के रूप में कवि ने चित्र प्रस्तुत किया है। अगला सवाल है, कवि भारत माता को गीता प्रकाशनी मानकर भी ज्ञान मूढ़ क्यों कहा है? यानी कवि क्या है, भारत माता को गीता प्रकाशनी, एक अच्छे ज्ञान वाले यानी माना, फिर भी क्या है, इन्हें ज्ञान मूढ़ कहा, ज्ञान में मूर्ख कहा भारत माता को। तो ऐसा क्यों कहा? तो पहली बात हम देखेंगे, प्राचीन काल से भारत जगत गुरु रहा है। यहाँ अनेक प्रकार की किताबें, ग्रंथ की रचना हुई, जिससे अन्य क्षेत्र, अन्य देश बहुत प्रभावित हुए। यहाँ के ज्ञान को लोग अपनाने लगे। यहाँ वेदांग, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान के क्षेत्र में लोग हमेशा आगे रहे। यहाँ से लोग सीखा करते थे, लोगों को क्या है कि ज्ञान दिया करते थे यहाँ के लोग। इस तरह से यहाँ के लोग, यह धरती बहुत ही प्रचलित थी। लेकिन क्या है कि जब गुलाम हुआ तब यहाँ के लोगों को पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता था। यहाँ के लोगों को पढ़ाई से वंचित किया जाता था, जिसके कारण अशिक्षित, अनपढ़, असभ्य हो गया। और असभ्य, अशिक्षित होने के कारण अपनी शक्ति, अपने अधिकार को नहीं पहचान पाया। इसलिए कहा कि भारत माता गीता को प्रकाशित की है, लेकिन ज्ञान मूढ़ बनी हुई है। यहाँ से इसका आंसर लिखेंगे कि भारत यानी प्राचीन काल से जगत गुरु रहा है। यह वेदांग, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में आगे रहा और सभी को ज्ञान देते रहा। लेकिन दासता के बंधन ने पूरे भारतवासियों को असभ्य, अशिक्षित बना दिया। अंग्रेज यहाँ के लोगों को पढ़ने के लिए नहीं देते थे। यहाँ के लोगों को पढ़ाई से वंचित किया जाता था, जिसके कारण दूसरे अर्थात अंग्रेजों के अधीन में रहकर यानी किसी तरह से जीवन यापन कर रहे थे। इसलिए कहा कि भारत माता गीता प्रकाशनी है, लेकिन फिर भी ज्ञान मूढ़ बनी हुई है, ऐसा कवि ने कहा। इस तरह से आपका सवाल का जवाब
और यानी बता दिया गया है। इस तरह से यदि आपको अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगला वीडियो फिर लेकर आएंगे जो कविता से ही संबंधित है। चलिए आज यहीं तक।